नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है फेमस हुई सासू माँ। एक बड़ी सी कोठी के सामने जानकी जी खड़ी हैं। दरवाजे की घंटी बार बार जोर से बजाई जा रही हैं। तभी सिक्योरिटी वाला भाग कर आता है और कहता है, अरे माँ जी, इतनी तेज तेज घंटी क्यों बजा रही हो? अंदर से मेम साहब आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। कोई भी आकर घंटी बजाने लगता है। इधर भीख मांगने वालों की अलाउ नहीं है। नहीं बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ। इस घर में मेरा बेटा रहता है, उसी से मिलने आई हूँ। जानकी जी की बात सुनकर सिक्योरिटी वाला ठहाके लगाते हुए कहता है, लगता है माँ जी, बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। कहाँ मेरे साहब और उनका शानदार कोठी, कहाँ तुम फटी हुई मैली कुचैली साड़ी पहने भिखारी की तरह लग रही हो। अभी के अभी इधर से भाग जाओ, नहीं तो मेम साहब आकर बहुत गुस्सा करेंगी। जानकी जी सिक्योरिटी वालों की बात नहीं सुनती हैं और दोबारा से घंटी बजा बजा कर सबका दिमाग खराब कर देती हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर घर के अंदर एक छोटा सा गैराज है, उधर काम कर रहे दिलीप जी भाग कर आते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, जानकी जी को देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन वह जानकी जी से कुछ बात नहीं कर पाते। उससे पहले ही उनकी बहू सोना अपनी बड़ी सी कोठी से बाहर निकलती है और दूर से ही चिल्लाते हुए कहती है, यह क्या बदतमीजी है? कौन है जो बार बार घर की घंटी बजाए जा रहा है? सिक्योरिटी, मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देती हूँ कि कोई भी भिखारी आकर घर की घंटी बजाने लग जाए और तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहो। सिक्योरिटी वाला फटकार सुनकर मैम साहब की तरफ भागता है और कहता है, माफ़ कर दो मैम साहब, यह बूढ़ी अम्मा पता नहीं क्यों बार बार घर की घंटी बजाए जा रही है। मैंने उनको कई बार मना किया पर यह सुनती ही नहीं है। कह रही है कि वह साहब की माँ है, लेकिन उनको देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह साहब की माँ है। सोना अपनी ऊंची हील की सैंडल खटकाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जानकी जी को देखकर हंसती हुई कहती है, ए बुढ़िया, तू कहाँ से लगती है? इस घर के बेटे की माँ है। मेरा सिक्योरिटी वाला भी इतना जानता है कि तू मेरे पति की माँ नहीं हो सकती है। बहू को देख करके जानकी जी हाथ जोड़कर कहती है, बहू, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ और अमर की माँ हूँ। अमर बेटा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सोना जानकी जी की एक भी नहीं सुनती और अपने सिक्योरिटी वाले को हुक्म देते हुए कहती है, इस बुढ़िया को घसीट कर घर के बाहर कर दो और इस गली के आसपास भी ऐसे भिखारी नजर नहीं आनी चाहिए। सिक्योरिटी वाला जानकी जी को बाहर का रास्ता दिखाता है, लेकिन जानकी जी हाथ छुड़ाकर फिर से सोना के पास आ जाती है और कहती है, बहू, ऐसा जुल्म मत करो। अगर बेटा घर पर नहीं है तो तुम ही मेरी बात सुन लो। तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर कुछ पैसों की मदद कर देती तो अच्छा होता। ए बुढ़िया, मेरे घर में कोई खजाना नहीं गड़ा है जो सबको बांटती फिरूं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ और दोबारा से मुझे बहू बोलकर मेरा अपमान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सोना की इतनी तेज आवाज़ सुनकर उसके घर के अंदर जो सहेलियां बैठी हैं वह बाहर आ जाती हैं। दरअसल आज सोना ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है और सारी सहेलियां सोना को इतना गुस्से में देखकर कहती हैं, क्या हुआ सोना? और यह बुढ़िया कौन है और तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम इसे जानती हो और यह तुम्हें
अपनी बहू क्यों कह रही है? एक एक करके सारी सहेलियां सोना से पूछने लगती है। नहीं नहीं, मैं इस बुढ़िया को नहीं पहचानती हूँ और इसका दिमाग खराब हो गया है जो मुझे अपनी बहू कह रही है। जा करके इसे अपना दिमाग ठीक कराना चाहिए। लगता है किसी पागल खाने से छूट कर आई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। बड़ा कोठी देखा नहीं कि पैसे मांगने चले आए। सहेलियों के सामने अपना रुतबा दिखाने के लिए सोना अंदर से अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर जानकी जी को देते हुए कहती है, बुढ़िया, मेरे घर पर भीख मांगने आई है तो 500 रुपए ले जा। तू भी के याद रखेगी कि 500 रुपए। जानकी जी के मुंह पर मारकर सोना अपने सहेलियों से कहती है, चलो अंदर चलकर पार्टी करते हैं। पूरा मजा किरकिरा कर दिया इस बुढ़िया ने। अब 500 रुपए पा गई है और दोबारा पलट कर नहीं देखेगी। सोना की सहेलियों में से एक कहती है, सही कह रही हो सोना, इन लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। तुमने 500 रुपए दे दिए, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना भिखारी को 500 रुपए कौन देता है? अपनी तारीफ सुनकर सोना फूली नहीं समा रही थी। बहू के अपमानजनक व्यवहार को देखकर जानकी जी की आंखों से बराबर आंसू बह रहे हैं। एक तो उनके पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, दूसरा उनके बहू बेटे उन्हें भिखारी कह रहे हैं। बहू ने उन्हें इस तरह से अपनी सहेलियों के सामने बेइज्जत कर दिया। मुंह पर भिखारी की तरह 500 रुपए मारकर अंदर चली गई। जानकी जी 500 रुपए उठाकर अपने पल्लू से में बंधा हुआ 1 रुपए और मिलाकर सिक्योरिटी वालों को देकर कहती हैं, जब तुम्हारी मैम साहब आए उनको कह देना कि उनकी सास 501 रुपए उसे देकर गई है। सिक्योरिटी वाला अपने हाथ में वह 500 रुपए लिए खड़ा खड़ा जानकी जी को देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि एक बूढ़ी भिखारन सी लगने वाली अम्मा इतनी स्वाभिमानी कैसे हो सकती है। इतनी जरूरत होने पर भी वह पैसों को लेकर नहीं गई, बल्कि उसमें अपना 1 रुपया और जोड़कर मेरे हाथ में वापस देकर चली गई। कि इतना कहकर जानकी जी लंबे लंबे कदम अस्पताल की तरफ बढ़ाने लगी और पीछे से सिक्योरिटी वाला उन्हें देखता ही रह गया। थोड़ी ही दूर चली थी, उन्हें किसी की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखती हैं तो वही दिलीप काका जानकी जी को आवाज दे रहे हैं। काका को देखकर जानकी जी रुक जाती हैं। जानकी, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई है? और राम किशन किधर है? दरअसल दिलीप जी और राम किशन जी एक ही गांव के थे और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों के ही बेटे शहर में बहुत अच्छी नौकरियां करते हैं। बाद में राम किशन के बेटे ने एक फैक्ट्री डाल ली जिसमें बहुत मुनाफा हुआ और आज वह एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। करोड़ों का प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, कोई कमी नहीं है। दिलीप जी का बेटा भी एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन दोनों के बेटों ने अपने माता पिता को धोखा दिया, उन्हें अपने घर से निकाल दिया। दोनों लोग ही स्वाभिमानी थे, अपने बेटे के अपमान को बर्दाश्त न कर सके और अपनी पत्नी के साथ बाहर मजदूरी कर रहने लगे। गांव जाकर वापस जाने की हिम्मत न थी। गांव के लोगों को कैसे सामना करते। बड़े गुरूर के साथ गांव वालों को यह कर आए थे कि उनके बेटे तो बड़े रईस बन गए हैं, अब वह अपने बहू बेटे के साथ ऐसे शहर में रहेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, शहर में रहकर ही मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे। लेकिन दिलीप जी की पत्नी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार को बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चल बसी। जैसे तैसे एक दिन राम किशन का बेटा अमर मिला।
दिलीप जी ने उसे अपना समझकर हाथ जोड़कर कुछ काम देने को कहा तो अमर ने एहसान दिखाते हुए अपने घर में गाड़ी साफ करने का काम दे दिया। लेकिन जब आज दिलीप जी ने जानकी जी को फटे हाल में उनके बेटे के दरवाजे पर पैसों के लिए नाक रगड़ते हुए देखा तो वह दंग रह गए। वह उनसे कुछ बात करते उससे पहले उनकी बहू सोना बाहर आ गई थी, इसलिए वह चुप हो गए। इसीलिए बहू के जाने के बाद वह पीछे से जानकी जी के पास उनका और रामकिशन का हाल चाल जानने के लिए आई। दिलीप जी के पूछने पर जानकी जी रोती हुई कहती हैं कि उनके पति को कल रात को लकवा मार गया है। वैसे तो हम दोनों पति पत्नी इतना कमा लेते थे कि दोनों टाइम का पेट भर लेते थे, लेकिन लकवा मार जाने पर अस्पताल में ले गए तो उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए बहू बेटे के पास मदद के लिए कुछ पैसे मांगने आए थे, लेकिन बहू ने तो हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इतना कहकर जानकी जी जल्दी जल्दी आगे को कदम बढ़ाने लगती हैं। अस्पताल में पलंग पर लेटे हुए रामकिशन जी अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इतना तो अंदेशा है कि जानकी जी अपने बहू बेटे के पास मदद के लिए जरूर आएगी, लेकिन वह अपने बहू बेटे के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि बहू बेटे ने उनकी मदद नहीं की है। जानकी जी अपने पति के पास उदास होकर बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि अब उनके पति के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। अगर पति को कुछ हो गया तो वह कैसे रहेंगी। उनको यही चिंता सताई जा रही है कि कैसे अपने पति का इलाज करवाएंगी। थोड़ी देर में देखती हैं कि दिलीप अपने हाथों में 22,000 रुपए लिए खड़े हैं और रामकिशन जी के हाथ में पूरे 22,000 रुपए रखते हुए कहते हैं, रामकिशन, यह मेरी मेहनत की कमाई है, पूरे 1 साल में इकट्ठे किए हैं, इससे तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। अपने मित्र के दरिया दिल को देखकर रामकिशन जी लिपट कर रो पड़ते हैं और जानकी जी कहती हैं, जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने अपनी जमा पूंजी मुझे दे दी। दोस्त, आज का जमाना ऐसा ही है, अपने साथ नहीं देते हैं, लेकिन मेरा तो अब कोई अपना नहीं है और मैं इतने पैसे को जोड़कर क्या करूँगा। मेरे दोस्त के काम आए, इसी में मैं खुश हूँ। जल्दी से अस्पताल में दिलीप जी डॉक्टर को पैसे जमा कर देते हैं और रामकिशन जी का बहुत अच्छी तरह से इलाज कराते हैं। हफ्ते भर में ही रामकिशन जी के पैर हिलने डुलने लगते हैं और साफ साफ बोलने लगते हैं। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि अभी उनको चलने फिरने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे, तब तक इनको वॉकर पर ही रहना पड़ेगा। रामकिशन जी की तबीयत ठीक होने लगती है। दिलीप जी भी अपनी नौकरी के लिए निकल जाते हैं। एक दिन जानकी जी घर में परेशान बैठी बैठी सोच रही थी कि अब घर में खाने पीने का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और अपने पति की दवाइयाँ के लिए भी पैसा कहाँ से मांगूंगी। जितना पैसा दिया था वह सारा खर्चा हो गया है। वह अपने पति से कहती हैं कि थोड़े से पैसे बचे हैं, अब हमें इन्हीं में से ही कुछ करना है। क्यों ना हम एक छोटा सा खाने पीने का स्टॉल डाल ले। आप भी हमारे साथ वॉकर पर बैठे रहा करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामकिशन जी कहते हैं, ठीक है, तुम सही कह रही हो, हमें अपने बुढ़ापे के खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन से जो कुछ भी उनके पास था सारा जोड़ तोड़कर एक पेड़ के नीचे खाने पीने का सामान
बनाकर बैठ जाती हैं। आने जाने वाले लोग उनसे सामान खरीदने लगते हैं। खाना पीना बनाने का शौक तो जानकी जी को बचपन से ही था और उनके हाथों में तो जादू था। उनसे खाना इतना स्वादिष्ट बनता था कि कोई एक बार खाए तो उंगलियां चाटता रह जाता था। और वो आज भी यही हाल था कि वो जो कुछ भी बना कर ले जाती हैं, घंटे भर में ही सारा बिक जाता था। धीरे धीरे जानकी जी की आमदनी होने लगी और वह अपना काम बढ़ाती गई। एक दिन किसी कस्टमर ने उनका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। वह वीडियो इतना वायरल हो गया कि लाखों में व्यूज आए। वीडियो वायरल होने के बाद तो उनके पास उनके खाने को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। खाना बचता ही नहीं था। लाते ही 15-20 मिनट में सब खत्म हो जाता। जानकी जी के खाने की प्रशंसा सभी लोग करते हैं और एक दिन जानकी जी के पास फोन आता है कि वह आपको अपने टीवी पर खाना बनाने के लिए बुलाना चाहते हैं। दरअसल टीवी पर खाना बनाने का एक कंपटीशन आता है जिस पर अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाया गया है। आपका हमारे शो में स्वागत है, आप जरूर आइएगा। हमने आपके आने के टिकट करा दिए हैं। पहले तो जानकी जी को भरोसा ही नहीं होता है कि उन्हें किसी टीवी शो में बुलाया गया है। वह बात को ध्यान नहीं देती हैं। फिर उनके पास दोबारा से फोन आता है तो वह अपने पति और आसपास के लोगों से उस फोन के बारे में कहती हैं। आसपास के लोग बहुत ही भले थे, जानकी जी की मदद करते हैं। शो में जानकी जी पहुंच गई। खाना तो वो पहले से ही स्वादिष्ट बनाती थी। पहले राउंड में ही वह सेलेक्ट हो गई। इधर उनकी बहू एक बड़े से होटल में अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे पार्टी मना रही है। होटल के एक बड़े से हॉल में टीवी चल रही है जिस पर खाना बनाने वाला वही प्रोग्राम चल रहा है और उस होटल का पूरा स्टाफ टीवी को देख रहा है। जानकी जी को टीवी पर देखकर सोना के होश ही उड़ गए। यह बुढ़िया टीवी पर कैसे आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? स्टाफ के सभी लोग जानकी जी के लिए तालियां बजा रहे हैं कि देखो, इस उम्र में भी गांव का होकर उन्होंने कितना कुछ कर दिखाया है। अगर किसी के हाथ में हुनर हो तो वह कुछ भी कर सकता है। चारों तरफ होटल में जानकी जी का नाम होने लगा, जिससे सोना चिढ़ती जा रही थी। चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। पास में बैठी हुई उसकी सहेलियाँ कहती हैं, पता नहीं क्यों यह बुजुर्ग माता जी को टीवी पर जो आई हैं कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। क्यों सोना, मुझे ही ऐसा लगता है कि तुम्हें भी लग रहा है। सोना अपनी सहेलियों की किसी बात पर ध्यान नहीं देती है और फटाफट से अपना पर्स उठाकर घर की तरफ निकल जाती है। घर जाकर पता चलता है कि उसके पति अमर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। सिक्योरिटी वाला बताता है कि साहब को फैक्ट्री से एक फोन आया था कि फैक्ट्री में आग लग गई है। फोन सुनते ही आनन फानन में गाड़ी की चाबी लेकर साहब फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे कि हड़बड़ी में एक बड़े से ट्रक से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नजदीकी लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सोना अस्पताल की तरफ भागती है तो देखती है उसके पति के दोनों पैर कट गए, जगह जगह फ्रैक्चर हुए हैं। इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। जितनी भी जमा पूंजी थी इलाज में खर्च हो गए। फैक्ट्री भी जलकर खाक हो गई थी। 2 महीने तक अमर और सोना अस्पताल में रहे। अस्पताल का अच्छा खासा बिल आया, जिसको चुकाने के लिए उन्हें अपनी सारी एफडी तुड़वानी पड़ी। अब ले देकर उनके पास एक घर ही रह गया था। आगे के खर्च चलाने के लिए उन्हें अपना घर बेचने की नौबत आ गई थी।
आखिरकार दोनों को आगे का इलाज कराने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। आज रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ी हुई सोना घर खरीदने वालों का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही घर खरीदने वालों का चेहरा देखती है, दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि सोना के उस आलीशान कोठी को और कोई नहीं बल्कि जानकी जी खरीद रही हैं। इन 2 महीनों में सोना ने ना तो ही टीवी देखी और ना ही उसे पता चला कि जानकी जी ने टीवी शो जीत लिया है। चारों तरफ उनकी शोहरत फैल गई है, फेमस हो गई हैं, सभी लोग उनको जानने लगे हैं और टीवी शो जीतने के बाद उनको करोड़ों रुपए का इनाम मिला है। और अब जब जानकी जी को पता चला कि उनका बहू बेटा अपना घर बेचने वाला है, तो वह उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो गई, जिस घर से उनकी बहू ने उन्हें भिखारी कहकर धक्का देकर भगाया था। जानकी जी एक शानदार कांजीवरम की साड़ी पहने, आंखों पर खूबसूरत सा चश्मा लगाकर बड़ी सी गाड़ी से उतरकर पूरे रौब के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में चली आ रही हैं। अपनी माँ को इस तरह देखकर वॉकर पर बैठा हुआ अमर चौंक जाता है। सोना कहती है, माँ जी, आप इस घर को खरीद रही हो? जानकी जी सोना की तरफ देखती हैं और कहती हैं, किसको बोला? माँ जी, मैं किसी की माँ जी नहीं हूँ। तुम घर बेच रही हो और मैं खरीद रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं जानती। सोना और अमर अपनी माँ से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जानकी जी उनसे कोई बात नहीं करती। घर खरीदने के बाद वह अपने पति को लेकर उस घर के अंदर स्वाभिमान के साथ प्रवेश करती हैं। इधर रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हुए अमर और सोना अपनी माँ को जाते हुए देखते रह जाते हैं। सोना कहती है, देखो अमर, तुम्हारी माँ आज करोड़पति बन गई है और हम रोड पर आ गए हैं। फैक्ट्री जल गई हमारी, तुम्हारे दोनों पैर कट गए और आज हमें घर भी बेचना पड़ा। ना तो हमारे पास फैक्ट्री है, ना रहने के लिए घर। अब एक ही रास्ता बचता है कि हम दोनों तुम्हारी माँ के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, और वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें जरूर माफ़ कर देंगी। अमर कहता है, तुम ठीक कह रही हो सोना, हमें एक बार माँ के पास चलकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इधर जानकी जी और उनके पति घर के अंदर पहुँचते हैं। तभी सोना दरवाजे के बाहर से ही घंटी बजाती है। 2 से 3 बार लगातार घंटी बजाती रहती है। अंदर से जानकी जी आती हैं और कहती हैं, कौन है जो बार बार घंटी बजा बजा कर कान खा रहा है? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुंह उठाए आ जाते हैं। तब वही सिक्योरिटी वाला भाग कर आता है और देखता है कि आज तो परिस्थितियाँ एकदम उलट हैं। जो अंदर था वह बाहर है और जो बाहर था वह उसका मालिक बना हुआ बैठा है। सच में ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती, वह कब क्या पलट दे किसी को पता नहीं चलता। दोनों जानकी जी के पैरों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ जी, मेरी गलती माफ करने लायक तो नहीं है, पर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। मैंने आपको घर में घुसने नहीं दिया था। आज हम मुसीबतों से घिरे हुए हैं। आप हमारे माता पिता हैं, हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा हमारी मदद? जानकी जी ने कहा, बहू, मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही कोई बहू है, तो मदद करने की तो बात ही दूर है। और अंदर जाने लगती हैं। तभी अमर कहता है, माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। जो कुछ भी कहा है सोना ने कहा है। जब आप इस घर में मदद मांगने आई थी तब तो मैं घर में था भी नहीं, तो मेरा कोई गलती नहीं है। क्या कहा बेटा? तुम्हारी कोई गलती नहीं है? पलटते हुए जानकी जी कहती हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद बहू ने तुम्हें बताया तो जरूर होगा कि तुम्हारे पिताजी को लकवा मार गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। माँ,
पैसे मांगने के लिए आई थी, क्या बाद में तुम मेरी मदद करने आए? क्या तुमने सोचा कि माँ कहाँ गई है, किस हालत में होगी, किस तरह से अपना पेट पाल रही है? कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की, मेरी मदद करने की कोशिश की? कभी नहीं की। तो फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी गलती नहीं है? बहू ने मेरे साथ इतना गलत किया, क्या तुमने बहू को कभी डांटा? बहू से तुम्हारा रिश्ता 4 दिन का है, वह तो तुम अच्छे से निभा रहे हो। और जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने कोख में रखा, उसे तुम बड़ी आसानी से भूल गए। तुम भी उतने ही पाप में भागीदार हो जितनी कि तुम्हारी पत्नी। तुमने भी चुपचाप रहकर अपनी पत्नी का साथ दिया है, तो इस घर से निकल जाओ और दोबारा से मेरे घर की तरफ पलट के भी मत देखना। अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालकर जानकी जी बहू के हाथ में थमाते हुए कहती हैं, बहू आज का खाना खा लेना। सिक्योरिटी वाला खड़ा खड़ा देखता रह जाता है और उसे पिछली वाली घटना भी याद आ जाती है। तभी राम किशन जी की नज़र दिलीप जी पर पड़ती है, जो उनकी गाड़ी साफ कर रहे थे और पास में रखे गमले में पानी दे रहे हैं। राम किशन जी अपने मित्र से कहते हैं, मित्र आज से तुम्हें यह सब नौकरों वाली काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ इसी घर में मेरे भाई बनकर आराम से रहोगे। अपना बुढ़ापा मेरे साथ बहुत अच्छे से काटोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जानकी जी दिलीप जी के पैरों को छूती हैं और कहती हैं, मैं आपको बड़े भाई की तरफ मानती हूँ। आपने मेरी मुसीबत में सहायता की है। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, उस समय आपने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी। इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। बस यही कर सकती हूँ कि अब अपना बुढ़ापा आप हमारे साथ बहुत अच्छे से काटिए। किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। और 3 लोग अंदर चले जाते हैं। बहू बेटा पीछे से देखते रह जाते हैं। सिक्योरिटी वाला कहता है, जाइए निकलिए इस घर से। इस घर के मालिक ने आपको अंदर आने से मना किया है, क्योंकि आज उसको भी पता चल गया है कि उसकी सोना मैम और अमर साहब ने झूठ बोला था कि यह उनके माता पिता नहीं है, बल्कि ये दोनों उनके माता पिता ही थे, जिन्हें उन्होंने भिखारी कहकर भगा दिया था। तो दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती है, कब पासा पलट जाए यह किसी को नहीं पता है। इसीलिए कभी अनजाने में भी किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अपनों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।